अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है हमारे पास हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कि HPLC का एब्रीवेशन है। HPLC में हम क्या करेंगे, HPLC के दो तरह के नाम हैं। या तो इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, या फिर इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। देखिए, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। अच्छा, ये एक पावरफुल टूल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने प्रेशर को यूज़ करना है। और जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, आम जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, उसकी निस्बत ये ज़्यादा अच्छी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर हम पंप यूज़ करते हैं और मोबाइल फेस को पंप के ज़रिए जो है क्या किया जाता है, आगे मूव करवाया जाता है और प्रेशर के ज़रिए मूव करवाया जाता है, जिसकी वजह से ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है और ये पावरफुल जो है क्रोमेटोग्राफी है बनिस्बत किसके, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। फिर इसके बाद HPLC जो है, ये इसे कंपोनेंट्स, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसको बायोकेमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे इसे इस्तेमाल किया जाता है, HPLC। फिर इसके बाद आगे आते हैं हम HPLC की तरफ। HPLC में क्या होता है हमारे पास, वो ये क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या होती है क्रोमेटोग्राफी, मोबाइल फेज क्या होती है, लिक्विड फेज क्या होती है। अब हम HPLC की तरफ मेन आते हैं। HPLC जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, जिसमें सैंपल को हमने किसके अंदर डालना, सैंपल को किसकी तरफ मूव करवाया जाता है, कॉलम की तरफ मूव करवाया जाता है, ठीक है। और कॉलम क्या होता है, दरअसल कॉलम के अंदर जो स्टेशनरी फेज होती है ना, वो पैक की हुई होती है, ठीक है, जो कि इरेगुलरली और स्फेरिकल शेप पार्टिकल्स और पोरस मोनोलिथिक लेयर में की सूरत में मौजूद होते हैं और अब पोरस मेम्ब्रेन बाय लिक्विड मोबाइल फेज एट हाई प्रेशर। दरअसल होता क्या है कि हमारे पास जो सैंपल होते हैं ना, वो हमारे पास सैंपल को इंसर्ट किया जाता है, इस तरह मूव करवाया जाता है कि वो कॉलम के अंदर मूव करता है। कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज होती है और जो रेजरवायर्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होती है, मोबाइल फेज होती है, जिनको प्रेशर के जरिए आगे मूव करवाया जाता है। फिर HPLC का प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मतलब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप है ना HPLC दरअसल, तो हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में दरअसल होता क्या है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कि हम लोगों ने क्या करना है, जो सैंपल है, ठीक है, उसका स्मॉल वॉल्यूम लेना है और उसको इंजेक्ट करना है, ठीक है। और कहाँ पे इंजेक्ट करना है, जो ट्यूब है, जो कॉलम है, जो पोरस पार्टिकल है, स्टेशनरी फेज है, उसके अंदर इंजेक्ट करना है। मतलब इंजेक्ट किया होगा, आगे वो खुद ही मूव करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या होना है कि हमारे पास जैसे ही मूव करने हैं ग्रेविटी के थ्रू, ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सिंपल जो है वो, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे एक कॉलम बना हुआ है, कॉलम के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि स्टेशनरी फेज मौजूद है, उसके अंदर मोबाइल फेज भी, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जो सैंपल है उसको हमने इंजेक्ट किया है और जब हमने इसके अंदर मोबाइल फेज को मूव करवाया तो मोबाइल फेज ने ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ मूव करेगी और मोबाइल फेज की मूवमेंट के साथ साथ स्टेशनरी फेज भी मूव करेगी। तो ये हमारे पास सिंपल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की जो है ना, वो ये मेथड होता है। अब जब हम बात करते हैं HPLC की, तो HPLC का भी जो मेन प्रिंसिपल है वो एडसॉर्प्शन का प्रिंसिपल है। TLC का भी आप लोगों ने देखा है कि वो कौन सा प्रिंसिपल होता है, एडसॉर्प्शन का प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या नाम है उसका, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, उसके लिए पार्टीशन का जो है वो हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल यूज होता है मेनली। अब इसमें एडसॉर्प्शन के प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है, जब हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स को हमने कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, तो कई तरह के केमिकल और फिजिकल इंट्रैक्शंस पैदा हो जानी है सैंपल के मालिक्यूल के दरमियान और कॉलम की पैकिंग के दरमियान, ठीक है। फिर उसके नतीजे में क्या होना है, हमारे पास उन्होंने अपनी इंट्रैक्शन और अफिनिटी की वजह से मूवमेंट अपनी शो करनी है, ठीक है, स्टेशनरी फेज की तरफ और मोबाइल फेज की तरफ। ऐसे मतलब जिनकी अफिनिटी जो है वो स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा होती है कंपोनेंट्स की, वो स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे और जिनकी जो है स्टेशनरी फेज की तरफ जो है वो मूवमेंट मतलब अफिनिटी कम होगी, वो मतलब
ट्रैवल जो है उनकी वो तेज़ होगी। वही पीछे हमने टीएलसी में जो पढ़ा था, टीएलसी में भी हमने यही पढ़ा था कि स्टेशनरी फेज में अगर तो हमारे पास क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स, सैंपल के कंपोनेंट्स हैं उनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा है तो वो आराम आराम से मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट स्लो होगी। और अगर तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स है उनकी स्टेशनरी फेज की तरफ जो है वो अफिनिटी क्या होती है, कम होती है, तो वो उनकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद ये है कि अफिनिटी जो है वो स्टेशनरी फेज की वजह से यही डिपेंड करती है, उनकी सेपरेशन में हेल्प करती है। फिर क्योंकि HPLC सेपरेशन टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि हमने स्मॉल वॉल्यूम लेना है लिक्विड सैंपल का और उसको करना है हमने टाइनी पार्टिकल 3 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होना है, उसके स्टेशनरी फेज के अंदर हमने उसको क्या करना है, पैक करना है। ठीक है, अब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो है सैंपल के उनको मूव करवाना है किसके अंदर, कॉलम के अंदर मूव करवाना है। और दूसरी तरफ से हमारे पास क्या आ रही होना है, लिक्विड फेस आ रही होनी है और वो लिक्विड फेस को किसके ज़रिए हमने तेज़ से मूव करवाना है, हाई प्रेशर डिलीवरी पंप के ज़रिए। ठीक है, समझ आइए हम लोगों ने करना क्या है, दरअसल हमने इंजेक्ट करना है सैंपल को छोटी सी ट्यूब के ज़रिए ताकि वो जो है ट्यूब पैक्ड के ज़रिए ताकि वो जो है वो कॉलम के अंदर मूव कर सकें। और कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेस होती है और जो मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस को हमने आगे जो है पंप्स के ज़रिए प्रेशर दे के आगे मूव करवाना है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब जैसे ही क्या करना है, दीज कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय द कॉलम पैकिंग। अब कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग किस वजह से होते हैं, कॉलम पैकिंग की वजह से होते हैं। दैट इन्वॉल्व्स वेरियस केमिकल्स एंड फिजिकल इंट्रैक्शन, जिनके अंदर कई तरह के केमिकल और फिजिकल इंट्रैक्शन आ जाती है मालिक्यूल के दरमियान और पैकिंग पार्टिकल्स के दरमियान। अब ये जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं ना, सेपरेट होने के बाद वो क्या होंगे कि एग्जिट, अब उस ट्यूब के एग्जिट से निकलेंगे। ठीक है, और अब एग्जिट से निकलने के बाद उन्होंने कहाँ जाना है, आगे डिटेक्टर के पास जाना है। डिटेक्टर ने क्या करना है, इनकी अमाउंट को मेजर करना है। ठीक है, द आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम, लिक्विड क्रोमेटोग्राम। जो आउटपुट हमें डिटेक्टर के ऊपर मिलेगा वो हमारे पास क्या होता है, क्रोमेटोग्राम होता है। इन प्रिंसिपल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC वर्क द सेम वे except the speed, efficiency, sensitivity and ease of operation of HPLC is vastly superior। वो कह रहे हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और HPLC में क्या डिफरेंस है। दरअसल डिफरेंस यही है कि उसमें HPLC में हमारे पास जो रिजल्ट है वो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, और क्रोमेटोग्राम की सूरत में हमें डायरेक्ट नज़र आ जाता है, उसमें उसको कैलकुलेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान है क्योंकि क्वान्टिटिवली हमें तकरीबन अदाद की सूरत में हमें मिल रहा होता है डाटा, तो उसको हैंडल करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत किसके, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के। ठीक है, अब हमारे पास जो HPLC की टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं, मेजर जो है वो वही आप लोगों ने देखा है, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन हम यहाँ पे यही देखेंगे, वो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल और रिवर्स हम लोगों ने TLC में भी पढ़ी थी। नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास स्टेशनरी फेज जो होनी है, मतलब कॉलम के अंदर जो चीज़ होनी है वो क्या होनी है, पोलर होनी है। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक होनी है। और मोबाइल फेस क्या होनी है, हमारे पास नॉन पोलर होनी है। ठीक है, रिवर्स फेस में इसका उल्टा हो जाएगा कि स्टेशनरी फेस जो है वो हमारे पास क्या होनी है, नॉन पोलर, और जो हमारे पास मोबाइल फेस है वो हमारे पास क्या होनी है, पोलर होनी है। पोलर पोलर बॉन्ड्स एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स जो है वो उनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है किसकी निस्बत, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड की निस्बत। ठीक है, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करती है तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने ड्रग्स वगैरह की जो है ना उनकी सेपरेशन करनी होती है। ठीक है, ड्रग्स वगैरह की जो है आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी को। फिर हम आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशन की वजह से जो हमारे पास HPLC की टाइप्स हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, एनालिटिकल HPLC और प्रिपरेटिव HPLC। एनालिटिकल HPLC में नो रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस, इसमें जो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो होता है सब्सटेंस का उसकी रिकवरी नहीं होती, वो दोबारा से हासिल नहीं होता। जबकि प्रिपरेटिव HPLC में हमारे पास जो इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। फिर इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ एनालिसिस की वजह से जो हमारे पास मेन टाइप्स आते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है वो कौन सी होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वालिटेटिव में सिंपल बात है कि इसमें हमारे पास जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस होगी, उसमें हमें पता चल जाएगा ये सब्सटेंस है, ये इंडिविजुअल है। और क्वांटिटेटिव में हमें डिजिट्स की फॉर्म में जो है वो डाटा हासिल हो जाएगा, ठीक है। उसमें अमाउंट और प्रोपोर्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो हमें पता चल जाएगी। ये देखें, ये एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में ये ज़रा देखें, हमारे पास सिंपल बहुत सिंपल है। इसमें हमारे पास ये देखें ज़रा, ये रेजर्वायर 1, सोलवेंट 2। अब जो हमारे पास लिक्विड मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस ये देखें रेजर्वायर, इन रेजर्वायर्स में मौजूद होगी। फिर वहाँ से हमारे पास मिक्सिंग वेसल में आएगी। मिक्सिंग वेसल में आने के बाद हाई प्रेशर पंप जो है वो उनको क्या करेगा, आगे मूवमेंट करवाएगा। ये देखें सोलवेंट 1, सोलवेंट 2, मतलब ऊपर अगर उसका स्ट्रक्चर देखें ना, हमारे पास जो HPLC है तो उससे हमें साफ पता चलता है कि मतलब उसके अंदर ऊपर छोटी छोटी मतलब इस तरह बोटल्स पड़ी होती हैं, ग्लास बोटल्स पड़ी होती हैं, ग्लास जार्स पड़े होते हैं, उनके अंदर लिक्विड सा फिल होता है, मतलब मोबाइल फेस फिल होती है। उस मोबाइल फेस को आगे मूवमेंट डिगेसर 1, डिगेसर 2 में करवाएंगे। वहाँ से वैक्यूम पंप उनको हेल्प करेगा, उनकी मिक्सिंग वगैरह होगी। मिक्सिंग के बाद उनको हाई प्रेशर पंप के जरिए गुजारा जाएगा। हाई प्रेशर पंप से आगे वो कहाँ पे जाएंगे, प्री कॉलम में जाएंगे। प्री कॉलम से आगे उन्होंने कहाँ पे जाना है, यहाँ पे सैंपल को इंजेक्ट करना है। सैंपल को इंजेक्ट करने के बाद हमारे पास आगे जो है वो प्रेशर गेज वगैरह होगा। एनालिटिकल कॉलम मौजूद होगा जहाँ पे वो सैंपल की मूवमेंट वगैरह, लिक्विड जो प्रेशर के साथ आ रहा है उसकी मूवमेंट वगैरह को जाहिर किया जाएगा। एंड पे हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, डिटेक्टर आ जाएगा। एक साइड पे वेस्ट निकल आएगा। डिटेक्टर ने क्या करना है, हमारे पास आगे क्रोमेटोग्राम को जाहिर करना है। ये देखें जी, ये हमारे पास क्या आ गया, एक और फ्लो चार्ट आ गई है। वो फ्लो चार्ट थी, इसमें प्रॉपर डायग्राम के जरिए बताया गया हुआ है। ये देखें सोलवेंट इनलेट फिल्टर, ये सोलवेंट मौजूद है, ठीक है। ये मतलब मोबाइल फेस मौजूद है यहाँ पे। ये पंप है, मोबाइल फेस को पंप के जरिए आगे मूव करवाया है, ठीक है। इनलाइन सोलवेंट फिल्टर है। फिर इंजेक्शन वॉल्व आ गए यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सैंपल को इंजेक्ट करना है इंजेक्शन वॉल्व के जरिए। फिर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे प्री कॉलम फिल्टर आ गया है। प्री कॉलम फिल्टर के बाद हमारे पास जो मेन कॉलम होता है जिसके अंदर स्टेशनरी फेस मौजूद होती है वो आ जाती है। फिर डिटेक्टर है, डिटेक्टर ने जो है कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्ट जो है वो डाटा देना होता है। इसके बाद साइड में जो है वो हमारे पास जो वेस्ट है वो वेस्टेज आ जाता है। आगे हम आते हैं सॉल्वेंट यहाँ पे डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम में क्या होना है, जो मोबाइल फेज होनी है HPLC में वो सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है, तो सॉल्वेंट को हमने इंजेक्ट करना है। हर तरह की जो क्रोमेटोग्राफ मतलब हम लोगों ने जब किसी भी सैंपल को, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या करना है, मिल्क की प्योरिटी चेक करनी है। मिल्क के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन चेक करनी है, या फिर हम लोगों ने पिस्टैचू पीनट वगैरह में हम लोगों ने क्या करना है, अगर एफ्लाटॉक्सिन चेक करनी है, एक कैंसर मटेरियल चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने इन सब चीज़ों के लिए जो मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस उसी लिहाज से तैयार की जाती है, ठीक है। जिस लिहाज से हम लोगों ने कोई भी काम करना है, मोबाइल फेस और फिर जो है स्टेशनरी फेस ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि सिलिका वगैरह इस्तेमाल होती है। तो ये हम लोगों ने देख लेना कि हम लोगों ने मोबाइल फेस कौन सी इस्तेमाल करनी है और जो है स्टेशनरी फेस कौन सी इस्तेमाल करनी है। फिर पंप्स वगैरह जो है, पंप का काम आपको पता है कि वो क्या होता है कि उन्होंने जो है वो प्रेशर के साथ जो है आगे मूवमेंट करवानी है। किसकी मूवमेंट करवानी है, प्रेशर के साथ आगे उन्होंने मूवमेंट करवानी है, जो भी मोबाइल फेस आ रही है उसकी। फिर पंप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाना है, टाइम कम है, तो देख लेते हैं हम इसके बाद कॉलम्स जो हैं वो आप लोगों को बताया कि सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी में HPLC में जो सबसे मेन चीज़ है ना वो इसके कॉलम है। तो हम क्रोमेटोग्राफी लिक्विड HPLC की जो हार्ट है ना, वो इसका हार्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफ जो है वो कंसीडर किया जाता है कॉलम को, ठीक है। कॉलम जो है इसमें स्टेशनरी फेस को फिल किया जाता है, और सैंपल को जब हमने इंसर्ट करना होता है तो वो उसके लिहाज से फिजिकल या केमिकल इंट्रैक्शन क्रिएट करवा लेता है अपनी। फिर इसके बाद जो है वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं कॉलम, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हाई प्रेशर के ऊपर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं,
मतलब मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि कॉलम पैकिंग वगैरह इसके वो मतलब उसके अंदर जो मटेरियल है वो देख लेना है। फिर पैकिंग किसके साथ होनी है, नॉर्मल फ्लो रेट के साथ हमने इसके अंदर पैकिंग की होनी है। फिर सिलिका जेल वगैरह हम लोगों ने इसके अंदर फिल कर लेना है, जो कि इसके अंदर क्या होगा, एज अ स्टेशनरी फेस काम करेगा, ठीक है। डिटेक्टर देख लेते हैं, डिटेक्टर ने क्या करना है। डिटेक्टर हमारे पास क्या करता है कि इसका काम ये क्या होता है कि लास्ट पे जो हमारे पास डाटा आता है, जो चीज़ आती है, जो पीक्स आती हैं, वो हमारे पास डिटेक्टर ने ही क्या करना है, कंप्यूटर डिटेक्टर ने सैंपल को डिटेक्ट करना है, क्या है कि कितना हमारे पास जो है वो सैंपल यहाँ पे मौजूद है। तो उसी तरह से डाटा हमारे पास आता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, आगे मेजर वगैरह कर लेते हैं। किस मुख्तलिफ तरह के डिटेक्टर यूज़ होते हैं, जैसे यूवी डिटेक्टर है, यूवी डिटेक्टर को इस्तेमाल कर लिया है, अल्ट्रा वायलेट डिटेक्टर है, फिर इसके बाद फ्लोरेसेंस है, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्शन है। मतलब ये सारे हम लोगों ने डिटेक्टर इस्तेमाल कर लेने हैं। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब इसके बाद आगे अगली जो चीज़ आती है, डिटेक्टर के आगे क्या लगा हुआ था, कंप्यूटर। अगर आप लोगों को वो फ्लो चार्ट याद हो और वो डायग्राम याद हो, उसमें हमने देख लिया था कि आगे डाटा प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर लगा हुआ था। इसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट डाटा सिस्टम को जो क्या करता है, हैंडल करता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेता है, ठीक है। इसमें टाइम ऑफ इल्यूशन जो है वो देख लेते हैं, मतलब रिटेंशन टाइम देख लेते हैं इसके ज़रिए। अब देखें, frequently call the data system, the computer not only controls all the modules of the HPLC instrument, but it takes the signal from the detector and uses it to determine the time of elution of the sample components, qualitative analysis and the amount of sample, quantitative analysis, ठीक है। मतलब ये क्वालिटेटिव भी देता है और क्वांटिटेटिव देता है, ठीक, क्वांटिटेटिव भी डाटा देता है, ठीक है। अगर हम टाइम को सिर्फ करेंगे तो वो रिटेंशन टाइम को करेंगे, तो दैट इज़ ओनली द क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर हम अमाउंट को काउंट करने बैठ जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर उसके बाद है दोनों तरह के एनालिसिस जो है वो हमारे पास इस HPLC में हासिल हो जाते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ईच डिटेक्टेड कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया ऑफ हाइट। जो एरिया हमारे पास पीक की आनी है ना, एंड पे जो क्रोमेटोग्राम बना हुआ है, उसकी एरिया को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर कंपोनेंट की कंसंट्रेशन लोग कर सकते हैं। रिटेंशन टाइम देख लें, जो रिटेंशन टाइम में क्या है, इन अ क्रोमेटोग्राम डिफरेंट पीक्स कोरेस्पोंड टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट पीक्स हासिल होती हैं और हर पीक मतलब डिफरेंट पीक्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज़ाहिर करते हैं, डिफरेंट सैम्पल्स को ज़ाहिर करते हैं, उस सैम्पल के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को ज़ाहिर करते हैं, सॉरी, ठीक है। टाइम elapsed between sample introduction and maximum of response, it is the characteristic time it takes for a particular analyte to pass through the system। सिस्टम से पास करते हैं, मतलब जब उसको एंटर किया गया है और उसको जब उसको डिटेक्ट किया गया है, उस टाइम को नोट करके जो है हमारे पास जो होती है वो मैक्सिमम पीक हासिल होती है। टाइम टेकन फ्रॉम द एनालाइट टू ट्रैवल फ्रॉम द एक कॉलम इनलेट टू द पॉइंट ऑफ डिटेक्शन, ठीक है। ये टाइम वगैरह है, ठीक है। रिटेंशन टाइम इसको कहते हैं। नेगेटिव पीक्स अकर्स, नेगेटिव पीक कब हमारे पास हासिल होती हैं, जब मोबाइल फेस अब्जॉर्बेंस इज़ लार्जर दैन सैम्पल अब्जॉर्बेंस। मतलब सैम्पल की अगर मोबाइल फेस ज़्यादा हमारे पास अब्जॉर्ब होगी हो, ठीक है, और जो हमारे पास क्या हो गया हो, सैम्पल जो है वो कम अब्जॉर्ब हो गया हो, तो फिर हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव पीक्स हासिल होती हैं। पीक डबल कब होगी, पीक की डबलिंग तब होगी जब को एल्यूशन और इंटरफेयरिंग कंपाउंड, कॉलम ओवरलोड, चैनलिंग इन कॉलम, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हमारे पास क्या होगा, पीक डबल आ जाएगी, ठीक है। बेस लाइन स्पाइक्स कब होती हैं, बेस लाइन के साथ स्पाइक्स छोटी छोटी कब बनती हैं, जब हमारे पास जो है वो मोबाइल फेस के अंदर जो है वो एयर बबल बन जाए, ठीक है, और डिटेक्टर के अंदर बन जाए, कॉलम जो है कॉलम के अंदर जो है डिटोर्शन हो जाए। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं इसके ऊपर, इनकी बेस लाइन स्पाइक्स के ऊपर और या फिर नेगेटिव पीक्स के अंदर ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर। एप्लीकेशन कहाँ पे है इसकी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है। HPLC जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है वो टेक्निक है, इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं।
कि हम लोगों ने टैबलेट डिसोल्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेजेस में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ड्रग प्रोडक्ट्स की और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं HPLC को। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक सेपरेशन जो है इसके ज़रिए फास्ट और एफिशिएंट होती है, और इसमें कॉलम जो है, फिलामेंट जो है वो मुसलसल उसको हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद है इसे हम कम्प्लेक्स मिक्सचर की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक्यूरेट क्वांटिटिव मेजरमेंट देती है। रेपिटेटिव और रिप्रोडक्टिबल एनालिसिस जो है वो इसके ज़रिए इसके कॉलम के ज़रिए हासिल होता है। एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, एक्सक्लूजन, कॉलम सेपरेशन जो है वो इसके ज़रिए अच्छे से परफॉर्म होती हैं। फिर उसके बाद HPLC जो है ये ज़्यादा वर्सटाइल है, ठीक है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की निस्बत, ठीक है। किस लिहाज से? क्योंकि इसके अंदर जो एडवांटेज है वो इस वजह से कि इसके अंदर हम लोगों ने वोलाटाइल और थर्मली स्टेबल सल्यूट एंड चॉइस ऑफ मोबाइल एंड स्टेशनरी फेजेस मच वाइडर इन HPLC। इसके अंदर हम लोग मतलब बहुत सारी जो हमारे पास चीज़ें हैं ना वो इस तरह, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपको नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर हम लोगों ने गैस वगैरह यूज़ करनी है, लेकिन इसके अंदर जो है इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन आराम से उनसे कर सकते हैं, क्योंकि ये, और वैसे भी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है HPLC का। लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी हो किसी चीज़ की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हम लोगों ने क्या नाम है उसका, किसी ड्रग का पता करना हो, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गई, ठीक है, उसका पता करना है हम लोगों ने मिल्क के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीट के अंदर, इवन के मीट के अंदर या एग्स के अंदर टेट्रासाइक्लिन का हमने पता करना है, तो हम लोग इसी चीज़ को इसी HPLC मेथड को यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने अगर किसका पता करना हो, हम लोगों ने किसी कैंसर क्रिएट एजेंट का पता करना हो, तब भी हम HPLC को ही यूज़ करते हैं। मतलब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बोथ एक्वस और नॉन एक्वस सैंपल्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कैन बी एनालाइज्ड विद लिटिल और नो सैंपल प्री ट्रीटमेंट, और उसमें सैंपल की पहले से ट्रीटमेंट नहीं करनी पड़ती। A variety of solvents and column packing are available, providing a high degree of selectivity for specific analysis. It provides some means for determination of multiple components in a single analysis. मतलब देखा जाए तो HPLC जो जितनी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है वो, अगर हम लोगों ने, सारी अच्छी हैं, TLC भी अच्छी है, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी अच्छी है, GLC अच्छी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी अच्छी है, मतलब सारी ही अच्छी है, एक्सचेंज, एक्सक्लूजन सब ठीक है। लेकिन वाइडली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है इंडस्ट्री के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर और इस तरह, मतलब ज़्यादातर जो है वो हमारे पास क्या होती है, HPLC टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। बाकी हम लोगों ने हर चीज़ को जो है वो डिस्कस कर लिया HPLC की। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आई वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगली जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।